जी बेटा, जो लोग ऑनलाइन बैठे में पिक्चर थी आपके पास? यस सर। चलो जी बेटा बोले। यस सर। 792 बुझिया। जी बेटा। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा पहले। इस क्वेश्चन को ऑनलाइन जो लोग हैं बेटा ओपन कर लें प्लीज। जी यहाँ पे बेटा ये जो क्वेश्चन आपके पास निंजा एंटरप्राइजेस वाला है, ये उन न्यूमेरिकल्स में से है जो आपके पास पेपर का एक तो क्वेश्चन है, और अपनी कॉम्प्लिकेशन में ये आपके पास बड़ा एडवांस लेवल है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता नहीं, इसमें जो पेमेंट की स्ट्रीम्स हैं उनको अलाइन करके लिखना, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था बेटा। ठीक है, अब यहां देखिएगा, अगर आप यहां पर देखिए तो इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ दोबारा पढ़ता हूं। वो क्या कह रहा है, उसने इसमें आपके पास आपको इन्फॉर्म किया, कहते हैं कि द डिटेल्स ऑफ 2 ऑफिस बिल्डिंग एक्वायर्ड ऑन रेंट बाय निंजा एंटरप्राइजेस आर एज फॉलोज। एनई ने आपके पास ये 2 बिल्डिंग्स रेंट पर अक्वायर की। वो कहता है कि आपके पास बिल्डिंग 1 ली है, जिसको आपने जो अपना एग्रीमेंट परफॉर्म किया है दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016, ठीक है। 1 अप्रैल 2016 के ऊपर बिल्डिंग 1 वाज एक्वायर्ड ऑन एनुअल रेंट ऑफ 2.4 मिलियन, 24 लाख का एनुअल रेंट है आपके पास। यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, अब कहता है इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017 द रेंट वाज इंक्रीज्ड बाय 20%। So this rent is going to be increased by 20% on 1 October 2017. So the periodic payments, क्योंकि हमने हाफ ईयरली पेमेंट्स करनी है, तो 1 अप्रैल 2016, 1 अक्टूबर 2016, 1 अप्रैल 2017, इस पर आपके पास वही पुरानी पेमेंट्स चलेंगी। लेकिन जैसे हम लोग 1 अक्टूबर 2017 पर जाएंगे, रेंट ने अपनी अमाउंट को 20% इंक्रीज कर लेना है। यू गॉट इट? ये बात समझ में आ रही है बेटा? वेलकम सलाम। अंदर आ जा, किसी तरीके से उड़ के आ सकते तो आ जा। श्योर। एनीवन यार, कोई अपनी सीट छोड़ना चाहे, कुर्सी छोड़ना चाहे, आज आगे आ जाओ। स्वैप कर लो बेटा। आज मुझे अपनी क्लास मेट्रो बस की तरह लग रही है। ऐसे ही होता है, कोई भी आए तो वो आपके पास कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाता है। चलो चले, अब बेटा यहां देखिएगा प्लीज। आपके पास बनाना आपने वही सिंगल अकाउंट एक्सपेंस वाला, बट आपके पास पेमेंट की स्ट्रीम्स को देखना है। सेकंड बिल्डिंग कहता है, सेकंड बिल्डिंग जो है वो आपने 1 सितंबर 2016 पर ली। अब ये बिल्डिंग 2 है। अब इसका जो एनुअल रेंट है बेटा वो क्या है, 900 का। और आपने इसकी पेमेंट्स कैसे करनी है, क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने के बाद ये पेमेंट्स आपने परफॉर्म करनी है। यू गॉट द पॉइंट बेटा? यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये 2 आपके पास आप ये कहें कि आपकी जो स्ट्रीम्स हैं वो आपके पास अवेलेबल है। इसकी पेमेंट आपने पहले कब करनी है बेटा, 1 सितंबर 2016 पे। और इसमें उसने कुछ नहीं कहा कि आपने 20% इंक्रीज करना है, नहीं करना। जब वो नहीं कह रहा तो फिर हमने नहीं करना। ठीक है, अब सबसे पहली बात, इस तरह के न्यूमेरिकल्स के बीच में अपनी पेमेंट्स को अलाइन कर लो। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब यहां पर देखिएगा, आपकी जो डेट्स हैं उनको देख लें। पहले आपके पास 1 अप्रैल 2016। अब इसमें आपके पास आपकी डिटेल्स में आप अपने पास बिल्डिंग 1 लिख लें। ठीक है बेटा, अब क्योंकि सेमी एनुअल है तो 24 लाख पूरा नहीं पे करना। इसमें से आपने जो कैश पे की
वो कितनी है बेटा? 12 लाख। इसी तरीके से आपके पास दूसरी पेमेंट कब हो रही है? नहीं बेटा, 1 सितंबर 2016। अब बिल्डिंग 2 है बेटा। आप जरा ध्यान में रखो, जर्नल में ना सीक्वेंस चलती है डेट वाइज, तो रिकॉर्डिंग जर्नल में होगी ना बेटा, तो जर्नल से आपने लेजर में आना है। तो ये तो नहीं हो सकता कि पहली एंट्री आप अपने पास अपनी रिकॉर्ड कर लें जो 1 अप्रैल की, फिर 1 अक्टूबर की, फिर 1 सितंबर की। नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो डेट पहले आएगी वो पहले रिकॉर्ड होगी, जो बाद में आएगी वो बाद में रिकॉर्ड होगी। आपको मेरी बात बेटा समझ में आ रही है? अब बेटा यहां देख लो, 9 लाख पूरे साल का है। सो क्वार्टर का मतलब 3-3 महीनों का रेंट। सो डिवाइडेड बाय 4, सो 2,25,000। उसके बाद 1 अक्टूबर 2016 बिल्डिंग 1, फिर 12 लाख पे किया। फिर बेटा यहां पे देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आप बात को बेटा फॉलो करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने पूरे हो गए। तो 1 दिसंबर 2016 पर फिर मैंने बिल्डिंग 2 के लिए 2,25,000 पे। अब बेटा यहां पे पहला साल कंप्लीट हो गया। सो ये आपके पास क्या है? इट इज ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। ये 4 पेमेंट्स हैं जो 2016 में हुई। बेटा क्लियर है? अब आगे आ जाओ। 1 दिसंबर पर पेमेंट की, दिसंबर, जैन, फेब, इसका मतलब 3 महीने पूरे हो गए। 1 मार्च 2017 बिल्डिंग 2 2,25,000 पे कर दिया। 1 अप्रैल 2017 बिल्डिंग 1 के लिए अभी भी हमने 12 लाख ही पे करना है बेटा, पे कर दिया। ठीक है बेटा। अब देखो, मार्च, अप्रैल, मई, 1 जून, 1 जून 2017 बिल्डिंग 2 2,25,000 पे किया। 1 सितंबर 2017 फिर बिल्डिंग 2 के लिए 2,25,000 पे किया। यू गॉट इट? उसके बाद बेटा 1 अक्टूबर 2017 नाउ बिल्डिंग 1, but the rent has been increased by 20%. It has been increased by 20%. अंदर और खड़ा हो जाता पीछे। कुछ चेयर देख अगर आ सकती तो रख ले किसी जगह से, साथ रूम से निकाल चेयर, जल्दी आओ। लेट क्यों आया बेटा? और जल्दी से चेयर लेके आ बेटा, जल्दी से। अच्छा, अब यहां पे रेंट 20% इंक्रीज हुआ है। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आपने 12 लाख की पेमेंट की है घुस जाएगी। ये जो बैठे में इनको उठाओ ना, थोड़ा सा आगे करेंगे तो चेयर आ जाए। फिर बेटा चेयर पीछे कर लेना। हाँ बेटा, सॉरी यार, वेरी सॉरी। चलें जी, आपके पास यहां पे 20% इंक्रीज करेगी फिगर, इसका मतलब 12 लाख 20% इंक्रीज कर रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको 20% इंक्रीज कर लूं तो ये 14,40,000 में फिगर चली जाएगी। अब यहां पे उसने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया, कहता था क्वार्टरली पेमेंट ड्यू ऑन 1 दिसंबर 2017 was made on 15th of Jan 2018. So due to liquidity problem, due to cash flow problem,
ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो, कैश नहीं थी हमारे पास, हम रेंट नहीं दे सके, हो जाता है बेटा। और हमारे पास अब एक है कि म्यूचुअली हम एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं, सो नो इश्यू एट ऑल। तो आपके पास आपकी यहां पर पेमेंट ड्यू हो गई 1 दिसंबर 2017 पे पेमेंट ड्यू है, बिल्डिंग 2 के लिए ड्यू है, बट अनपेड है, अक्रूड। रिपीट कर देता हूं बेटा यहां देखो, यहां however the quarterly payment due on 1st December 2017 was made on 15th of Jan 2018, so that means कि 31st दिसंबर तक हम ये पेमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते। बेटा क्लियर है? आपने अगर इसको परफॉर्म कर लिया तो इसका मतलब कि ये यहां से यहां तक ईयर एंडेड 31st December 2017। यू गॉट इट? ठीक है बेटा, चलो अब अकाउंट में कन्वर्ट कर लो। अब मेरे लिए कोई इश्यू नहीं, एक्सपेंस का अकाउंट है, विच वन बेटा? रेंट एक्सपेंस अकाउंट। अब आपके पास 2 साल के लिए कंप्लीट करना है, बेटा पहली बात, ना कोई ओपनिंग अक्रूड है ना कोई ओपनिंग प्रीपेड है, 2016 में कुछ नहीं है बेटा, मेरी बात को फॉलो करें। लिखना नहीं है लेकिन आपके लिए लिख रहा हूं, अपने एग्जाम वाले सोल्यूशन में नहीं लिखना, लेकिन इस वक्त आपके लिए लिख रहा हूं कि इसका मतलब कि 1 जनवरी 2016 पे जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है प्री पेमेंट का नील, 1 जनवरी 2016 पे बैलेंस ब्रॉट डाउन अक्रूड का भी नील नहीं है हमारे पास। बेटा ये बात समझ में आ गई? हाँ, लेकिन 2016 में हमने कैश की पेमेंट्स की हैं। कौन कौन सी कैश की पेमेंट हुई? आपने एक पेमेंट परफॉर्म की 1 अप्रैल 2016 पे कैश 12 लाख की। आपने 1 सितंबर 2016 पे फिर कैश पे की 2,25,000। आपने 1 दिसंबर 1 अक्टूबर 2016 पर फिर कैश पे की 12 लाख की। आपने 1 दिसंबर 2016 पर फिर कैश पे की 2,25,000। अब बेटा गौर से देखो, ये एग्जॉस्टेड है। आपने 1 अप्रैल 2016 पे पेमेंट की थी लेकिन 6 महीने की पेमेंट की थी, सो अप्रैल भी आपने कंज्यूम किया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने आपने इस बिल्डिंग को इस्तेमाल कर लिया, कोई इशू नहीं। इसका मतलब इस पेमेंट का कोई प्री पेमेंट से ताल्लुक नहीं। सेकंड, आपने जो 2,25,000 की पेमेंट की, ये भी बेटा आपके पास क्या थी? सितंबर के लिए, अक्टूबर के लिए, नवंबर के लिए गुजर गए। लेकिन ये जो 2 पेमेंट्स आपके पास हैं, ये ना इनके कान आगे जाते हैं, इनके बेनिफिट्स आपके पास आपके 2017 की तरफ फ्लो कर रहे हैं। पेमेंट इधर की लेकिन बेनिफिट आगे आपके पास ट्रेवल कर रहे हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। सो दीज आर, मतलब इनकी पार्ट जो है वो क्या है मेरे पास? प्री पेमेंट। अब बेटा यहां पे जरा गौर से देख, इसका मतलब कि मेरे पास 31 दिसंबर 2016 पर प्रीपेड का बेटा क्लोजिंग बैलेंस है। बेटा ये तो जहन में है ना कि प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस किधर लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस किधर लिखते हैं? ऐसे यस सर ना बोलो, अगर बेटा कोई चीज नहीं तुम्हें समझ में आ रही रोक के पूछना मुझसे, मैं दोबारा बता दे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। आपको कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रहा, रोकोगे मुझे और कहोगे सर नहीं समझ में आ रहा। आज तुम पूछोगे, जब मैं पूछूंगा तो मुझे ये जवाब नहीं चाहिए उस वक्त सर नहीं आता।
मेरी बात को बेटा फॉलो करें, ठीक है बेटा? आपको इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा होगा, जब पूछना शुरू करूंगा बहुत बुरा लगूंगा, तो कोशिश करें कि उस वक्त भी आपको अच्छा लगे। क्यों? आपकी तरफ से मुझे आउटपुट चाहिए, पेपर में आपने बैठना है। अगर मेरे बस में हो तो मैं आप सबका पेपर खुद देंगे, मेरे बस में ये नहीं है। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें, तो आपने अपने पेपर में खुद परफॉर्म करना है। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है, यहां से सीखो, अप्लाई करो। कोई इश्यू होता है मैं लायबल, मुझसे पूछो। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, समझना आपने इधर ही है। अब बेटा यहां तक, सबसे पहले तो सिंगल अकाउंट में रट्टा लगाना है। किसका बेटा? अकाउंट का। तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी किस किस जगह पे क्या चीज आएगी। ये पहला बेसिक पॉइंट है, जब तक ये नहीं होगा आगे नहीं चल सकेंगे। बेटे मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा अब देखो, यहां देखना बेटा, एक्सपेंस अकाउंट। आपने इस चीज को याद रखना है बेटा कि अगर कोई ओपनिंग प्रीपेड होगा तो यहां आएगा, और इसको क्या लिखूंगा बेटा? ब्रॉडो। अगर कोई ओपनिंग अक्रूड होगा तो यहां लिखूंगा बेटा। अगर कोई क्लोजिंग अक्रूड होगा बेटा, सॉरी प्रीपेड होगा, तो यहां कैरी डाउन लिखूंगा। और अगर आपके पास आपका क्लोजिंग अक्रूड होगा तो कैरी डाउन यहां लिखूंगा। गॉट इट? ठीक है बेटा? अच्छा अब खबरदार के तुम ओपनिंग अक्रूड लिखो, लिखना सबके साथ क्या है? बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस एंड बैलेंस। ये सिर्फ अपनी समझ के लिए लिखोगे, ठीक है बेटा? फिर इस चैप्टर को तैयार कैसे करना आज सिखाऊंगा, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे बनाना सिखाऊंगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। अब अगली बात, जो कैश पेड होगी बेटा वो यहां आएगी, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बेटा, इसका दूसरा नाम क्या बेटा? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। तीसरा नाम क्या बेटा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एसपीएल। ये मुख्तलिफ नाम है बेटा, ठीक है बेटा? ठीक है ये बात? अब ये उसकी मर्जी है, शरारत करेगा, सीधा क्वेश्चन नहीं देता, उल्टा के देता है क्वेश्चन। कभी प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर दे के बताए, पूछेगा तुमसे कि कैश क्या थी। यकीन करें आप इसको रोक नहीं सकते इन चीजों से। नॉर्मल क्वेश्चन देता है, नॉर्मल क्वेश्चन को एबनॉर्मल बनाना इसकी फिंगर टिप्स पे है। क्वेश्चन एबनॉर्मल नहीं होता, लेकिन हमारी प्रिपरेशन जो है वो इतनी पैथेटिक होती है कि क्वेश्चन एबनॉर्मल बन जाता है। हमने क्वेश्चन करना है रट्टे के ऊपर, ये रट्टा लगा रहे हैं, आपने रट्टे से समझ की तरफ जाना है। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें, इनिशियली रट्टा ही लगाना पड़ेगा। पहले एक दफा क्वेश्चन सॉल्व तो होना यार, मैं सोल्यूशन तो कर लू ना इनके, समझूंगा इनके साथ, एक एक चीज को अपने हिसाब से लिखूंगा। कुछ चीजें आज लिखेंगे, कुछ चीजें बाद में लिखेंगे। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें पुत्रों। पहली बात, जहां जहां इन्होंने आना है इन आइटम्स ने, इसको तुमने लिखना है। पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल तुम्हारे पास, तुम्हारे स्टडी रेक्स के बीच में जितने एमसीक्यूज हैं सारे इन्हीं पे सॉल्व होंगे। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, इज इट क्लियर और नॉट? अब बेटा यहां देखो, ये क्लोजिंग प्रीपेड है बेटा। क्लोजिंग प्रीपेड क्यों है? क्योंकि साल के आखिर पे आ रहा है। क्लोजिंग उसको बोलते हैं जो साल के आखिर पे होता है, ओपनिंग उसको बोलते हैं जो साल के शुरू में होता है।
अब ये प्री पेमेंट साल के आखिर पे है, तो क्लोजिंग प्रीपेड किधर आएगा बेटा? नहीं आएगा। बेटा ये बात समझ में आ गई? फिर बोलता हूं कि अगर नहीं समझ में आई तो पूछो मुझसे। क्लियर? मैं इसको रब कर सकता हूं बेटा, रब कर सकता हूं इसको? यस सर, कर दें। बेटा ऑनलाइन के ऊपर जिसका भी माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर लो, बाकी लोगों को सही आवाज नहीं आएगी। अब बेटा यहां देखो, अब इसको मैंने प्रेजेंट कैसे करना है बेटा, ये तो मेरे लिए वर्किंग थी, ठीक है बेटा। यहां देखो, इसके साथ एक वर्किंग अटैच कर दो, वर्किंग वन। अब बेटा वर्किंग वन, दो पेमेंट्स ऐसी हैं जो प्रीपेड, कौन कौन सी? एक ये 12 लाख की पेमेंट है, ये जारी है कहां तक बेटा? है 6 महीने की, 6 मंथ। जारी कहां तक है बेटा? 31 मार्च तक। 1 अप्रैल पे मुझे फिर पेमेंट करनी पड़ेगी, इसका मतलब 3 महीनों की पेमेंट मेरे पास प्रीपेड है। 6 महीने की टोटल पेमेंट है, उसमें से 3 महीने की पेमेंट प्रीपेड है। इज इट क्लियर? अभी रेस्ट पे बैठ जाए, इधर कोई इंतजाम करते हैं। जो कुछ करना है कर, लेकिन क्लास इंपॉर्टेंट है, इसको कर, जल्दी कर। और चेयर को तलाश करो, अगर कोई और मिलती है रखने का कोई तरीका देखो कैसे होगा। कितने लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पे पूरे नहीं आ रहे? कितने लोग हैं, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 13 14 15। टोटल 65 बंदे नहीं है जो यहाँ पे पूरे नहीं आ रहे यार। नहीं यार, एक्चुअली हमारे पास वो जो रूम है ना, वो वाला, उसमें से मुझे खाली स्ट्रक्चर निकालना है, उसमें 100 की कैपेसिटी, 110 कैपेसिटी आपके पास, जिसपे आप इजीली बैठ सकते हैं। हाँ अभी आपके पास थोड़ा थोड़ा बेटा, थोड़ा सा अकोमोडेशन कर दो यार। सॉरी बेटा। चलो अच्छा, इधर बेटा जी। अच्छा अब इस 12 लाख में 3 मंथ की पेमेंट, अब ये 6 महीने की पेमेंट है, साल की नहीं। इसमें से हाफ पेमेंट 3 मंथ की पेमेंट बेटा क्या प्रीपेड, इसका मतलब के 12 लाख इंटू 3/6 प्लस 2,25,000। बेटा ये आपने 1 दिसंबर पे की, दिसंबर तो कंज्यूम हो गया, लेकिन जैन और फेब 2 मंथ ऐसे हैं बेटा जो प्रीपेड में चले जाते हैं, जिसके बेनिफिट आपने अगले साल में लेना है। ऐसा ही बेटा, तो 2/3 क्योंकि ये 3 महीने की पेमेंट। हाँ बेटा, क्या आंसर है इसका? 7 लाख। यू गॉट इट? यहां देखो बेटा, अलग-अलग भी कैलकुलेट हो सकता था और इकट्ठा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इकट्ठा इस तरीके से कि यार 12 लाख की आपके पास पेमेंट है, 3 महीने की प्रीपेड, 6 लाख के साइड पे हो गया।
उधर से 2,25,000 3 महीने की पेमेंट, 2 महीने की प्रीपेड। बेटा बात को अंडरस्टैंड करें, ये अनएक्सपायर्ड, तो 1,50,000 बेटा वो भी आपके पास अनएक्सपायर्ड, दोनों को ऐड किया तो 7,50,000 की क्लोजिंग प्रीपेड आ गया, क्लोजिंग प्रीपेड। सो यहाँ पे 7,50,000। जी बेटा सर ये वर्किंग एक दफा रिपीट कर दें तो मैं कर देता हूँ, यहाँ देखिएगा, यहाँ बेटा दोबारा देखो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3/6 बेटा, क्या ये क्लियर है? पहली वर्किंग, यस सर के हमारे पास 3 मंथ्स की जो पेमेंट है वो प्रीपेड है। ठीक है। इसी तरह से देखिए, आपने 2,25,000 की पेमेंट की है 1 दिसंबर पे, 1 दिसंबर 2016, Yes, 1 sir. दिसंबर 2016। आपको ये बात समझ में आ रही है? सो 1 दिसंबर 2016 पर आपने ये पेमेंट की और ये दिसंबर, जैन और फैब के लिए। सो ये 31 दिसंबर 2016, 1 जनवरी 2000, सॉरी जो दिसंबर 2016, जैन 2017 और फेब 2017, ये उसकी पेमेंट है। तो 3 महीने में से 2 महीने क्या है बेटा प्रीपेड, तो मैं बेटा क्या करूंगा, इसको 2/3 कर दूं। सो कलेक्टिवली ये फिगर मेरे पास 7,50,000। बेटा ओके क्लियर है? सर, यस सर। समझ लगी बात? इज इट क्लियर? पेपर पे इतना टाइम नहीं अलग अलग करें, इकट्ठा करना पड़ेगा ऐसे ही। अच्छा भाई, अब बेटा यहां देखो, सिंपली इसको टोटल करें बेटा, 28,50,000। अब बेटा यहां सब लोग लिखो नहीं, अभी सिर्फ देखो, इसका मतलब कि 28,50,000 की टोटल पेमेंट हुई हुई है यार। आउट ऑफ दैट 7,50,000 अनएक्सपायर्ड, तो फिर एक्सपायर कितनी हो गई? 21 लाख। तो 31 दिसंबर 2016 पे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 21 लाख रुपीस चले जाएंगे। बेटा ये क्या है? ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। यू गॉट इट? सो 28,50,000। यहां तक क्लियर है? सॉरी बेटा, इसलिए बोल रहा हूं कि एक साइड को टोटल करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चलेगा, इसलिए इसको बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। ठीक है, जो इनका डिफरेंस है, इसका मतलब ये नहीं कि क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस ले चुके हैं। बेटा क्लियर है? अब वही अकाउंट माइंड में रखो, 1 जनवरी 2017 पर आपके पास अब प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस है। तो बेटा यहां पर आके 1 जनवरी 2017, नाउ आई गॉट बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ 7,50,000। बेटा समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा भाई, अब बेटा आगे आ जाओ पेमेंट स्कीम। आपने एक पेमेंट की है बेटा 1 मार्च 2017 कैश पे की, हाउ मच बेटा? 2,25,000। 1 अप्रैल 2017 फिर कैश पे की बेटा 12 लाख। 1 जून 2017 पर फिर कैश पे की 2,25,000। 1 सितंबर 2017 पर फिर कैश पे की 2,25,000। ठीक है बेटा? अच्छा, उसके बाद आपने 1 अक्टूबर 2017 पर फिर कैश पे की, अब कैश 14 लाख। 1 दिसंबर 2017 पर कैश नहीं पे किया, अनपेड। बेटा क्लियर है? यहां तक तसल्ली है?
पिक्चर लेनी है तो ले लो बेटा। सॉरी बेटा, हो सकता है बेटा, बेटा उधर से ना ये कॉर्नर वाला जिसका बटन ऑन कर। पिक्चर ले लिया बेटा? मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, ले लिया। ऑनलाइन जो लोग बैठे हुए पिक्चर ले लिए इसकी? यस सर। अब बेटा ये देखो, मैं इसको रब कर रहा हूं वर्किंग वन को, और इधर से इसको भी रब कर रहा हूं। अब बेटा यहां आ जाओ। यहां पे आपके पास क्लोजिंग बैलेंस प्रीपेड का भी है और अक्रूड का भी है। अक्रूड वो है जिसका बेनिफिट ले लिया लेकिन पैसे भी तक नहीं दिए। अब 2,25,000 सारा अक्रूड नहीं है, सिर्फ 1 महीना अक्रूड है बेटा, वो 75,000 कि जिसका बेनिफिट हमने लिया हुआ है लेकिन हमने उसकी कैश पे नहीं की। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। तो अब सबसे पहले बेटा आपकी वर्किंग 2,25,000 इंटू 1/3 75,000। ये 75,000 बेटा क्या है? क्लोजिंग अक्रूड, और इसी तरीके से क्लोजिंग प्रीपेड। बाकी सब ठीक है। एक आइटम है जिसकी पेमेंट अभी पूरी एक्सपायर नहीं हुई, और वो बेटा आखिरी पेमेंट ये वाली, ये जो 14,40,000 की पेमेंट आपने की है, ये बेटा आपके पास आपके अक्टूबर को, नवंबर को, दिसंबर को तो कवर करगी, बेनिफिट भी ले लिया, स्टेटमेंट भी बना लेंगे, लेकिन जैन, फेब और मार्च, ये 3 महीने का बैलेंस आपके पास आगे जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बिल्डिंग 1 बेटा, बिल्डिंग 2 वो ऊपर थी। हाँ, अब बेटा यहां पर देखिएगा वर्किंग 3 14,40,000 इंटू 3/6 7,20,000। ये क्या बेटा? ये है आपके पास आपका क्लोजिंग प्रीपेड। बेटा बात समझ में आ गई? हाँ बेटा, ये जो खाली दिसंबर की पेमेंट नहीं, सारा 2,25,000 जस्ट दिसंबर। ठीक है बेटा? अब यहां देखिएगा, सर वर्किंग 2 नहीं समझ आई। मैं समझा देता हूं। बैलेंस कैरी डाउन, वर्किंग 2 75,000 31 December 2007, बैलेंस कैरी डाउन 7,20,000। जी बेटा मैं इसको समझा देता हूं। 75,000 भाई, ये वाली पेमेंट जो आपने करनी थी नहीं कर सके, 31 दिसंबर पे अकाउंट्स को क्लोज किया जा रहा है। सो 31 दिसंबर पे जब अकाउंट्स को हम लोग क्लोज कर रहे हैं बेटा, तो मैं ये बात समझ में आई कि यार दिसंबर का रेंट अनपेड है, बेनिफिट ले चुके, बिल्डिंग 2 का पैसे नहीं दिए हुए, तो कोई इश्यू नहीं, बेनिफिट ले लिया इसलिए एक्सपेंस है। इमीडिएटली हम अपने पास अपना एक अक्रूड आउटस्टैंडिंग बैलेंस बना देंगे। बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर Yes, है? sir. अब अमाउंट कितनी है बेटा? 2,25,000 3 महीने का रेंट था, तो 1 महीने का रेंट कितना होगा? डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा, तो 75,000 मेरे पास मेरा क्लोजिंग अक्रूड आ जाएगा। बेटा ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक हो गया। अब
ये मुझे पता है कि क्लोजिंग अक्रूड को इधर लिखना है और क्लोजिंग प्रीपेड को मैंने इधर लिखना है। मैं कर देता हूं बेटा 14,40,000 पीरियड कवर कर रहा है अक्टूबर 2017, नवंबर 2017, दिसंबर 2017। ये तो हुआ है जिसको कंज्यूम कर चुके हैं। वी आर एट 31 दिसंबर 2017, बट ये पेमेंट आगे जा रही है। इसमें जैन 2018 भी है, फेब 2018 भी है और मार्च 2018। तो ये 6 महीने की पेमेंट में से आधा 3 महीने का जो बैलेंस है वो प्रीपेड। तो बेटा मैंने सिंपल 3/6 कर दिया। क्लियर है? नाउ फाइनली क्या करूंगा बेटा, इसको टोटल करें। ये टोटल बेटा आप 41,40,000 में से ये माइनस करें तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में 34,20,000। सो डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, यहां पे क्वेश्चन उसने खत्म कर दिया। अगर वो अगले साल में भी जाता तो बेटा अब ओपनिंग प्रीपेड भी था और ओपनिंग अक्रूड भी। सो इसका मतलब कि अब 1 जनवरी 2018 पर यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन और बेटा यहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन 75। जी बेटा दिसंबर का रेंट अनपेड है बेटा बिल्डिंग 2 का, तो दिसंबर का रेंट 1 महीने का कितना है बेटा? तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 12 यू गॉट 75,000 और 2,25,000 divided by 3 you got 75,000. In either way you are able to calculate this 75,000. This 75,000 is accrued expense. Why it is accrued expense? By definition all those expenses जिनके बेनिफिट्स रिसीव कर चुके हैं पेमेंट नहीं की अक्रूड बन गए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो आपने दिसंबर में इस बिल्डिंग को यूज किया, बेनिफिट ले लिया, पेमेंट नहीं की, ठीक है बेटा, तो 75,000 अक्रूड। क्लियर? सर ये जो वर्किंग टू है इसमें ये जो बैलेंस है सर, जिस बंदे से हमने ये जिस बंदे को हम रेंट दे रहे हैं वो हमसे बोलेगा नहीं भाई एग्रीमेंट 3 महीने का हुआ है तो आप 1 महीने का रेंट क्यों दे रहे हो? बेशक आप 1 महीने ही रहो लेकिन मुझे तो 3 महीने का दो एग्रीमेंट जो हुआ है। बेटा हमने उसको दिए नहीं है पैसे, तभी तो लिखा क्लोजिंग अक्रूड। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको 75,000 देंगे, हम ये कह रहे हैं कि 75,000 का बेनिफिट ले चुके हैं। इट इज अनपेड। पेमेंट जब करेंगे 15 जैन पे तो 225 पूरी करेंगे। ठीक है सर। यहां तक बेटा क्लियर हो गया? नहीं मांगा मैंने, सिर्फ आप लोगों के लिए लिखा है कि अगर ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करता इफ की कंडीशन के साथ, इफ दिस क्वेश्चन कंटिन्यू टू 2018 देन यू गॉट टू बैलेंस। हाँ बेटा आती है, यही तो आपके पास आपका सिंगल अकाउंट है, उसमें आपने देखा नहीं कि 4 बैलेंस नजर आ रहे हैं आपको, ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग अक्रूड, क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग अक्रूड आपके पास, ठीक है? तो जिस जगह पे जो बैलेंस होगा उस पर आपने प्लेस कर देना, आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। बेटा सिंपल, इसको टोटल किया, इसका टोटल 41,40,000 आया, इसमें से 7,20,000 माइनस किया 34,20,000। एनी अदर क्यूरी बेटा? बेटा अकाउंट का फॉर्मेट याद करो जो शुरू में लिखवाया था कि ओपनिंग प्रीपेड ने इधर आना है, ओपनिंग अक्रूड ने इधर आना है। अब ये 2017 का क्लोजिंग 2018 का ओपनिंग बन जाए। बेटा क्लियर है? अरे श्योर? ठीक हो गया, यहां तक कोई मसला हो? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, आज रिवीजन क्लास नहीं है बेटा, आज रिवीजन क्लास नहीं है, ठीक है। आज हमने टाइमिंग वाला इश्यूज रिजॉल्व करना है, जिसकी वजह से आपके पास अभी कहेंगे आज हमने क्लास नहीं रखी। अच्छा भाई, अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये बेसिकली जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे, यहां सब लोग ध्यान करें, जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्राफ्ट करेंगे, तो उस ड्राफ्टिंग के बीच में जब ये आपको एडजस्टमेंट्स देगा तो ऐसे देगा, यानी इस वाले टॉपिक में से जब वो कॉन्सेप्ट उठाएगा तो वहां पे आपसे ये नहीं डिमांड करेगा कि मुझे अकाउंट बना के दो। वहां पे इसकी बड़ी मासूम सी ख्वाहिश होती है कि यार मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस में तुमने एक्सपेंस क्या लिखना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तुमने एसेट या लायबिलिटी क्या लिखनी। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्लियर है? ठीक है। अब ये क्वेश्चंस क्या हैं इसको देख लो। पहले यहां देखो बेटा, जी बेटा ये क्वेश्चन नजर आ रहा है बेटा? हाँ भाई, सब लोगों को क्वेश्चन नजर आ रहा है? यस सर। अब ये आपसे आपके पेपर में ये इसका आपके पास आप ये कहें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन होता है बेटा, डिटेल अवेलेबल है आपके पास। ये वो क्वेश्चन है जो आपके पास आपके आईटीए का निचोड़ होता है, यानी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपके पास आप ये कह लें कि वही स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है जिसको आईटीए का आपके पास सारे के सारे टॉपिक्स बड़े क्लियर होते हैं, ठीक है। इसका ट्रायल बैलेंस देखिएगा, इक्विपमेंट आ गया आपके पास, कॉस्ट भी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, व्हीकल की कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरी ओपनिंग पड़ी भी आपके पास, रिसीवेबल्स आपके पास है, प्रोविजन आपके पास है, प्रीपेड इंश्योरेंस आपके पास है, एडवांसेस आपके पास हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं आपके पास, कैश एंड बैंक बैलेंसेस हैं, कैपिटल है, ड्राइंग है, पेबल्स हैं, अक्रूवल एंड अदर पेबल्स हैं आपके पास, सेल्स, परचेजेस, रिटर्न्स, salaries and utilities, rent, discounts, other expenses, insurance, bad debts, interest income on bank deposits and suspense account. गलतियां भी बीच में देगा, बट बात को फॉलो करें। अब बेसिकली ये वो है जहां पे आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्राफ्ट करना है। नंबर देख लो पहले, क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस बना के दो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के दो, 22 नंबर दे दूंगा। 22 मार्क्स, 26 मार्क्स, 24, 25 नॉर्मल। अभी जब 18 का क्वेश्चन भी आ रहा है तो 18 का क्वेश्चन एक देता है, फिर साथ कुछ पार्ट और दे देता है, करता वही है, 24-25 नंबर भी लेके जाता है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें उसने आपसे एक एक चीज पूछनी है। अब देखो यहां पे इन्वेंट्री में से, अब बेटा आगे देखो दूसरी एडजस्टमेंट देखो, कहता है रेंट includes payment of annual rent 2,40,000 expiring on 30th November 2018 for owners residence. Prepayment accrual. आगे देखो, prepaid insurance represent premium which expired on 31st January 2018, while insurance expense represent annual premium which is expiring on 31st January 2019. You got it? पुत्र बात समझ में आ रही है? सो अब उसने ये नहीं आपसे कहा कि मुझे अकाउंट बना के दो, कहता है यार मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बना कर दो, मुझे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना कर दो। बेटा क्या ये बात क्लियर है?
ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। अक्रूवल प्री पेमेंट ने उसमें आपको उसने थोड़ी सी आप ये कहेंगे प्रैक्टिस करवाई है। दो क्वेश्चंस ने दिए जिसमें उसने इसकी प्रैक्टिस करवाई। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा इसको। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वही बेबी क्वेश्चन, मेरी बात को बेटा फॉलो करें, वो मेजर तो उसका वहां पे है, लेकिन यहाँ पे उसने आपके पास आप ये कहेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की बात की कि यार वो जो वहां पे एडजस्टमेंट इनसे रिलेटेड होंगी इस तरह से है। बेटा क्लियर है? ठीक है, अब बेटा यहां देखो, सबसे पहली बात इसकी बेटा पिक्चर लो, पिक्चर लो जल्दी से। कूलिंग नहीं कर रहा, जितनी हिम्मत है कर रहा है। जी भाई, पिक्चर ले लिया बेटा। आज आपको करंट और नॉन करंट एसेट का फर्क समझ आएगा। जी बेटा, पिक्चर ले ली इसकी, जल्दी करो बेटा पिक्चर लो पहले। हो गया बेटा? बेटा पिक्चर ले ली है? यस सर। अब यहां देखो बेटा, इधर सुनो, वो याद है ना, नॉन करंट एसेट जो है वो खुद नहीं सेल होते, बल्कि आपकी ऑपरेशन को फैसिलिटेट करके सेल, आप ये कहें कि आपकी सेल जनरेट करते हैं। ये एसीज के हमने बेचने हैं। अभी आपके दिल में ही आ रहा है कि उठा के बाहर फेंक दे यार इसको, दो एसी लगे हुए हैं जो आपके पास, अगर कमरे को कूल नहीं कर सकते तो मैं इनको क्या करूं? आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है बेटा, सो नॉन करंट एसेट इटसेल्फ सेल नहीं होते, और अगर काम ना करें तो हम इनको उठा के बाहर फेंक देते। क्यों? क्योंकि ये नॉन करंट एसेट मेरे ऑपरेशन को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, मेरे ऑपरेशन को रोक रहे। आपने ये फैन लगाया हुआ है, बामा कर रहा है, अब ये बोलेगा या मैं बोलूंगा? आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। सो नॉन करंट एसेट्स एक्चुअली क्या करते हैं बेटा? फैसिलिटेट। और यहां पे आपको समझ में आएगा कि नॉन करंट एसेट का डिस्पोजल क्यों होता है। जब ये उस लेवल पे काम करना छोड़ देता है, मैं कहता हूं उसको चेंज कर दो, क्योंकि ये बजाय इसके कि मेरे ऑपरेशन को फैसिलिटेट करता है, ये उल्टा उनको रोकना शुरू कर रहा है, हर्ट कर रहा है। चेंज कर दो, बेहतर चीज लेकर आओ। यार नहीं काम कर रहा 1.5 टन का एसी, 2.5 टन का चिल्ला लगाओ। नहीं करोगे एडमिशन लूज कर दोगे। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें, ठीक है? मौलवी साहब की बातें भी गर्म होती हैं, ऊपर से जनाब आपके पास कमरा भी गर्म होता है, आप क्या क्या बर्दाश्त करें? मेरी बात को बेटा फॉलो करें। उसने वैसे ही टेंशन मचाई भी होती है, हमें वैसे ही आप एक गर्मी लग रही होती है, ऊपर से जनाब आपके पास एसी भी काम नहीं कर रहा। तो ये वो है जहां पे आपके पास आप ये चलो कम से कम एक तो ठंडा हो ना। आप मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड करें, ठीक है? तो बर्दाश्त करो। चलें जी, हाथ वाले पंखे ले आओ यार। एक बात ध्यान में रखो, मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली थी टीचिंग की, उन्होंने एक बात बोली थी जब मैं अपने इंस्टीट्यूट बना रहा था, तो उन्होंने एक बात मुझे बोली थी। उन्होंने कहा था इमरान फैकल्टी पे कंप्रोमाइज ना करें, स्टूडेंट फट्टे पे बैठ के पढ़ लेगा, फैकल्टी पे कंप्रोमाइज ना करें। मैंने कहा सर हमारा स्टूडेंट आजकल ऐसा नहीं है। कहते नहीं,
स्टूडेंट आज भी वैसा ही, अगर उसको फैकल्टी अच्छी मिली वो हर फैसिलिटी को कंप्रोमाइज करेगा लेकिन क्लास को नहीं छोड़ेगा। कहता तू बेहतरीन फैसिलिटीज दे दे, टीचर पैथेटिक रख दे, बच्चा चला जाएगा। ये बड़ा सिंपल सी फिलॉसफी थी जो उनकी तरफ से आप ये कहेंगे थी। मेरा बड़ा दिल करता है मैं उनसे आपको मिलवाऊं। वो आपके पास अब ये कह लें कि कभी, अभी तो मुझे पता नहीं सर किधर है, इज लाइक अ गोस्ट। अब यस सर, आपके पास उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनके पास कोई मेरे ख्याल में 10 के करीब तो मास्टर्स की डिग्री थी। वो आपके पास आप ये कहें कि LLB भी हैं, MSc इंजीनियरिंग भी है। वो आपके पास डॉक्टर भी हैं, आर्मी के मेजर भी हैं। अच्छा, वो आपके पास नहीं, मजाक नहीं कर रहा, फ्रांस में वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के हेड थे। और सऊदीया के बीच में जो शेख जायद का आपके पास हॉस्पिटल था उसका डायरेक्टर। पाकिस्तान के बीच में वो ऑप्टिकल फाइबर के हेड थे, डिजिटल एक्सचेंज के हेड थे, गाजी बरोथा डैम के डायरेक्टर लीगल थे, लवारी टनल के कंसल्टेंट थे। ही गॉट अ वैरायटी। और ये भी मैं बता दूं, वो जैक नहीं थे, वो जिस जगह पे भी जाते थे बीइंग हेड जाते थे। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बुक लिखी तो इनाम याफ्ता। आज भी जब गोरे को अपना कॉन्ट्रैक्ट लॉ रिवाइज करवाना होता है तो उसका जो स्टफ है वो सर को भेजा जाता है कि इसकी ड्राफ्टिंग कर दें। ये जो आपको लॉ की लैंग्वेज नजर आती है ना सर, वो पर्सनालिटी थे कि जो ना बुक पढ़ के नहीं पढ़ाते थे सर। वो पर्सनालिटी थे कि जब वो बोलते थे तो बुक बन जाती थी। और मुझे ये फख्र हासिल है कि मैंने उनसे लॉ पढ़ा 15 दिन, 15 डेज। सर से मुलाकात कैसे हुई? एक रिफ्रेशर कोर्स था, 15 दिन के बीच में पूरा कोर्स सर ने खत्म करवाना था, 4-4 घंटे की क्लास। अब लॉ को 4 घंटे पढ़ना बड़ी हिम्मत चाहिए, लेकिन यार मैंने, आप ये कहें कि मुझे अकाउंटिंग को पढ़ते हुए इतना मजा नहीं आया जितना मजा मुझे लॉ को पढ़ते हुए आया। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मुझे अकाउंटिंग को पढ़ते हुए इतना मजा नहीं आया जितना 15 दिन मैंने लॉ पढ़ के, मुझे आप यकीन करें कि मेरा दिल राजी हो। और मुझे उन 15 दिनों के बाद अपनी जिंदगी में कभी लॉ पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई। मेरे 3 पेपर प्रोफेशनल के ऐसे हैं जो मैंने बगैर पढ़े पास किए लॉ के, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, मर्केंटाइल लॉ, लेबर लॉ, कंपनी लॉ। बस मुझे लॉ इतना आता है कि मैं अपना पेपर पास कर सकता हूं, तुम्हारा नहीं करा सकता। और उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल वैसी है जैसे बाबा जी की। एग्जैक्टली साजिद कुरैशी। बहुत बड़ी पर्सनालिटी है यार, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है मेरी। मैं इसलिए बता रहा हूं, ही इज लाइक अ गोस्ट। मुझे नहीं पता कहां है, हो सकता है इस वक्त फ्रांस में हो। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उस वक्त वो लवारी टनल के कंसल्टेंट थे। उसके बाद एक दफा उनसे मैंने कोशिश की कि मिलूं, नहीं पता चला कहां है। फिर एक दफा पता चला सुप्रीम कोर्ट के पता नहीं जज बन गए। अच्छा, फिर एक दफा इसी तरह से आप ये कहेंगे सर के साथ वो पता कि यार वो सर किधर है आजकल, वो यार सर जो है ना वो आजकल सऊदीया में होते। मतलब आप वो उनको ट्रेस करना, मैं इसीलिए ख्वाहिश कर रहा हूं कि अल्लाह करे एक दफा मुझे दोबारा मिले, मैं उनको खींच के यहाँ ले आऊं, मुझे टीचिंग में वो लेकर आते। अच्छा, अभी कंप्यूटर वाली चीजें मैंने छोड़ दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो काम करते थे। आप ये कहें कि he got variety, और क्या marvelous पर्सनालिटी। उनकी जिसामत बिल्कुल पतली सूखी भी, बिल्कुल ऐसे जैसे
आपने एक ढांचे के ऊपर ना वो चमड़ी चढ़ा दी। सिगरेट, चेन स्मोकर, हर वक्त हाथ में सिगरेट होगा, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, मेरी क्लास में आप मुस्कुरा रहे हैं, अगर मैं यहां पे सर को खड़ा कर दूं, उनका इतना रोब है इस पर्सनालिटी के साथ कि आप में से किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि आप अपने आप को मूव कर सके। मुझे उनकी क्लास में 4 घंटे में यूं लगता था जैसे हम एक ही जगह पे स्टिल होके बैठ गए। हमारे अंदर ये मजाल, आवाज इतनी रोब वाली और इतनी कड़ाके वाली कि हम ये इमेजिन ही नहीं कर सकते यार कि इनकी ये आवाज है। और इतनी, आप ये कह लें कि वो जबरदस्त उनकी वो, आप ये कहें कि वॉइस है कि वो आपको ना हिप्नोटाइज कर लेती है। लॉ कॉलेज के पता नहीं वो डायरेक्टर भी थे, क्या थे, प्रिंसिपल थे, अल्लाह बेहतर जाने। मुझे उनकी, अभी मैं बता रहा हूं कि उनकी प्रोफाइल पूरा कितना है मुझे नहीं पता। सो मुझे उनके वो आखिरी लफ्ज याद हैं, वो आखिरी अल्फाज मुझे याद हैं कि मैं सर से मिला तो मुझे पढ़ा रहे थे, पढ़ाना नहीं छोड़ते, इन सब चीजों के बावजूद उनको पढ़ाने का शौक है, नहीं छोड़। तो मुझे कहते, मैंने कहा सर इतनी बड़ी सैलरी छोड़ के आप यहां पे क्यों आए? तो आखिरी जो उनके मेरी मुलाकात थी उसमें उन्होंने कहा था कि ब्रदर आई वांट टू डाई लाइक अ टीचर। ये मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं मरूं तो मैं टीचर के तौर पे मरूं। मुझे सारी चीजों से तुम निकाल दो, लेकिन एक चीज मेरी बाकी रहे कि मेरे स्टूडेंट मुझे याद करें कि ये मेरा टीचर। ये वो सेंटेंस है जिसने आज तक मुझे एजुकेशन में रखा हुआ। ये वो जुमला है जिसने आज तक मुझे एजुकेशन में रखा हुआ। ये बात अपने जहन में रखिएगा। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज कम नहीं थी, प्रैक्टिकली बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता। और वो ये सेंटेंस है जो मेरे दिमाग में चिमटा हुआ कि यार जब मरूं ना तो उस दिन टीचर के तौर पे मरूं, और जिस दिन डेथ हो उस दिन आप लोगों में ना, मतलब एक दफा आप याद जरूर करें यार, था हमारे लिए, था बाप की तरह था। बाप तो नहीं था लेकिन बाप की तरह था। आप ये कह लें कि ये मेरी ख्वाहिश है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या होगा। अब बेटा यहां पर इधर ध्यान करें सारे लोग, आपके पास आपकी प्लीज, अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये बेसिकली आपके पास रेप्लिका है उस क्वेश्चन का जो वो आपसे पूछेगा जब उसने ये आपसे 22-23 नंबर का क्वेश्चन उठाना। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली टैली करे ये लाजिम नहीं, लेकिन आपने इस क्वेश्चन में एग्जामिनर को ये बात बतानी है कि मुझे आईटीए आता है। अब बेटा यहां देखो, ये जो आपके पास आपका अकाउंट है, एक्सपेंस के हिसाब से और इनकम के हिसाब से आपने इसको रीडिफाइन करना है। पहली रीडेफिनेशन यहां पे है, आप इस अकाउंट को पढ़ के मुझे बताएं कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आया है। ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आया है, ये जो मैंने एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया ये कैसे आया है। सुनो, इसको यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुछ डायमेंशंस आपके सामने क्लियर होंगे। अगर आप देखेंगे तो बेटा जरा गौर से देखना इस चीज को, जो भी एक्सपेंस के लिए कैश पेड है बेटा, बेसिक तो कैश पेड ही है ना बेटा, एक्सपेंसेस होते ही वो जिनकी कैश पे की जाती है बेटा। ये कैश पेड आपके एक्सपेंस में कैसे कन्वर्ट होती है, गौर से देखिए। इसके बीच में दो चीजें ऐड होती हैं बेटा, एक ओपनिंग प्रीपेड और एक अक्रूड, और इसमें से दो चीजें लेस होती हैं। एक बेटा ओपनिंग अक्रूड,
और क्लोजिंग प्रीपेड। ये वो स्टेटमेंट है जो आपकी कैश को एक्सपेंस में कन्वर्ट करती है और यही अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। व्हाट इज अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम? ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, रिकॉर्ड कर लो। कैश का मिलना ना मिलना इंपॉर्टेंट नहीं, एडवांस में पे कर देना, एरियर में पे करना, कोई इश्यू नहीं। तो पुत्रों बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? बुलाने दो, खुद ही चुप कर जाएंगे। ये बात समझ में आई बेटा? वेरी सॉरी यार, आज का दिन बोरो कर रहा हूं आपसे। तो टुडे जो आपके पास आपकी जो आज की क्लास है, मैंने इसमें आपसे कोई थोड़ी सी वो डिस्कशन करी थी बेटा। 2 बजे मेरे साथ होना है आप लोगों ने। सब लोग जो सीआर हैं प्लीज मेरे साथ हो। वो एक सीआर को गर्मी लगी थी, वो बाहर निकला, वापस ही नहीं आया। वो नया एसी लेने के लिए गया था, उसके बाद उसने वापस आना मुनासिब नहीं समझा, साथ एक स्टूडेंट को भी लेके चला गया ऊपर, मेरे ख्याल में कैफेटेरिया में बैठा होगा। ठीक है, अब मेरा तो दिल करता है कि पूरी क्लास ऊपर लेके चले जाए, उनसे कहें यार दोबारा बात है, हम सारे आपसे चाय पीने के लिए आए हैं। ठीक है, चले बस क्लास खत्म करते हैं फिर करते हैं। अच्छा अब बेटा ये देखो, यहां तक बात समझ में आई? अब बेटा ये वो स्टेटमेंट है जो बगैर अकाउंट के आपको एक्सपेंस दिखा देगा। और बेटा यहां देखो, यहां देखो, जो आपके पास ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग, क्लोजिंग अक्रूड एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी, जिसने बेटा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्ट होना है बेटा। और क्लोजिंग प्रीपेड आपका एसेट, जिसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्ट। तो मैं इसके आंसर को प्रॉफिट एंड लॉस में लेके चला जाऊंगा। बेटा क्लियर है इसके आंसर? सो लाजिम नहीं कि पूरा अकाउंट बना के ही मैं सब कुछ करूं। अकाउंट का बनाए बगैर ये स्टेटमेंट भी मुझे सारे के सारे आंसर दे देती। बेटा क्लियर है? रिपीट कर दो। दूसरी बात सुनिएगा कि आपके पास आपके पेपर में वो क्वेश्चन जो दे रहा है, आज तक उसने कंप्लीट इसको यूज नहीं किया, वो ओपनिंग को यूज नहीं करता, यानी ओपनिंग बैलेंस को यूज नहीं करता, वो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस पे आता है। तो अगर सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस पे हो तो काम और आसान हो जाता है कि कैश पेड आपके पास है, अगर कोई क्लोजिंग प्री पेड है तो माइनस कर दो, अगर कोई क्लोजिंग अक्रूड है तो ऐड कर दो। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, बेटा क्लियर है? ये जो प्लस माइनस करता हूं इसको नाम दिया जाता है एडजस्टमेंट्स। आपको याद होगा तो उसने लिखा था, जो आपके पास मैंने जहां पे आपको पहले दिन कोर्स पढ़ाया था, वहां पे उसने लिखा था कि 5 चैप्टर ऐसे हैं जो एडजस्टमेंट्स हैं। ये वो चैप्टर हैं जो सेपरेटली भी पढ़ोगे और एडजस्टमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हैं, ये वो एडजस्टमेंट्स। बेटा क्लियर है? तो अगर आप देखें तो अगर सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस हो तो काम बड़ा आसान हो गया कि क्लोजिंग प्रीपेड है एक्सपेंस में तो माइनस कर दो यार, क्लोजिंग अक्रूड है तो एक्सपेंस में वो अलग कैश पेमेंट में ऐड कर दो, एक्सपेंस में। जो क्लोजिंग प्रीपेड है वो एसेट है बेटा, और जो क्लोजिंग अक्रूड है बेटा वो लायबिलिटी। बेटा क्लियर है? तो कोई मसला तो नहीं? अब अगर आपको ये चीज स्टेटमेंट क्लियर है पुत्रों, क्लियर होगी स्टेटमेंट जिन्होंने कहा था कि अच्छा। अब अगले लेवल पे आए, अगर ये चीज क्लियर है तो बेटा आपका ये जितने न्यूमेरिकल हैं जो उसने यहां पर छोटे छोटे पार्ट आपको दिए हुए हैं, आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते। सिर्फ आपको ये ट्रेस आउट करना है कि यार अक्रूड क्या है, प्रीपेड क्या है। बेटा क्लियर है? आप क्वेश्चन को देखो बेटा, कॉपी ली हुई है ना? बेटा सबसे पहले स्टेशनरी कितने की है बेटा? 560 की। बेटा क्लियर है? 560। इधर देखो बेटा 560। अब ये है ट्रायल बैलेंस,
पुत्रो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस से बाहर होती है, करेक्शन ट्रायल बैलेंस से बाहर बताएगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब नीचे देखिएगा स्टेशनरी के बारे में क्या कहता है। कहता है यार देयर वाज स्टेशनरी स्टिल इन हैंड क्लोजिंग प्रीपेड। कितने का बेटा? 15,000 का। अगर 560 पे किया तो बेटा 15 जो है तो बेटा 545 प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस हो गया। पुत्रों बात समझ आई नहीं आई? देखो ना 560 की स्टेशनरी खरीदी थी, कहता है 15 की बची भी पड़ी है, तो कितने की कंज्यूम कर ली? 545। जो बची भी पड़ी है वो एसेट है, जो कंज्यूम हो गया वो एक्सपेंस। श्योर? आगे देखिए क्या कहता है। कहता है जनाब रेंट पे किया आपने 900 का, 900 पेड है। अच्छा यार, कहता है रेंट ऑफ 300 फॉर द लास्ट 3 months ऑफ 2013 हैड नॉट बीन पेड। अक्रूड है बेटा। कौन सा अक्रूड है बेटा? क्लोजिंग अक्रूड। तो अक्रूड क्लोजिंग अक्रूड, तो बेटा एक्सपेंस कितने का आ गया? 1200। और 300 कहां चला जाएगा? लायबिलिटी। तो पुत्रों समझ आ रही नहीं आ रही? आगे क्या कहता है? कहता है रेट्स 380, पेड कितने हैं बेटा? 380। बेटा एक होते हैं आपके पास आपके फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस, जो फेडरल गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्सेस अप्लाई करती है उनको टैक्सेस बोलते हैं। लेकिन जो लोकल अथॉरिटीज हैं जैसे कंटोनमेंट है, जैसे सीडीए है, ये भी टैक्सेस अप्लाई करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स आपके पास होता है, जैसे इस तरह से आपके पास आपने होर्डिंग लगाई उसके टैक्स वो आपसे चार्ज करते हैं, जैसे आपने स्टीमर्स लगाए उसके टैक्स वो आपसे चार्ज करते हैं, जैसे आपने पार्किंग के लिए अपना एरिया ले लिया उसके टैक्सेस वो आपसे चार्ज करते हैं। तो बेटा इनको रेट्स का नाम दिया जाता है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यार मेरे से डर तो नहीं लग रहा? चीजें समझ में आ रही हैं बेटा? सॉरी बेटा, टूल टैक्स है उसको ऑक्ट्राई बोलते हैं। जो टोल टैक्स होता है ना आपके पास, इसको हम लोग ऑक्ट्राई ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? जो लोकल अथॉरिटीज आपसे टैक्सेस लेते हैं उनको रेट्स का नाम दिया जाता है। इसीलिए आपने अक्सर इसने एक अकाउंटेंट यूज करेगा रेंट एंड रेट्स। सो प्रॉपर्टी का रेंट भी और प्रॉपर्टी के टैक्सेस भी। बेटा क्लियर है? मैं रिपीट कर देता हूं। यहां देखो बेटा, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं, खुद समझने की कोशिश करो। यू हैव पेड 900 बीइंग कैश पेड, बट यू गॉट स्टिल 300 बीइंग अक्रूड रेंट। तो बेटा क्लोजिंग अक्रूड है, तो 900 प्लस 300 1200 का एक्सपेंस और 300 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लाएंगे। ठीक है बेटा? बेटा समझ आ गई बात? नेक्स्ट पे आओ। सर ये Rates. हमने ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, मतलब जैसे हाँ आप कर रहे हैं ये जी बिल्कुल ऐसे। अलग अलग से, मतलब सारी एक लिखनी है? जी बेटा पहले सबको अलग जैसे अलग लिखना है, सबको अलग अलग। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो ना बेटा, एक पेज के ऊपर इस तरह से इसका फॉर्मेट बना लो और आगे ना लिख दो ऊपर स्टेशनरी, रेंट, रेट्स। तो आगे इसके जो आपने अपनी लाइन है उसके अंदर लिखते जाओ, तो खुद ब खुद तुम्हारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर आ जाए। बेटा बात समझ में आ रही है? ओके सर। कहता है कि आफ्टर रेट्स 280 was for the year ended 31st March 2014, the remaining 100,000 was for the 3 month ended 31st March 2013। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको याद होगा, आपने वो जो आपके पास आपके रेंट था वो 7,50,000 का प्रीपेड था, वो अगले 3 महीने के लिए वो हो गया। आगे जो आपने अगले साल के लिए पे किया 2,80,000 पे किया, ये जो 2,80,000 है ये 3 महीने आगे जा रहा है। बेटे मेरी बात को फॉलो करें, तो मुझे क्लोजिंग प्रीपेड को निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग प्रीपेड कैसे निकालूंगा? बेटा यहां देखो, नहीं 380 नहीं बेटा, 280, क्योंकि उसमें से 100,000 एक्सपायर हो चुका है। सो 280 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 70 का बेटा क्या है? प्रीपेड। 380 नहीं बेटा, कहता है 280 वो है जो आगे जाता है। 100 तो खत्म हो गया ना।
बेटा बात समझ में आ रही है? सो 70 क्लोजिंग प्रीपेड माइनस कर दें 310 प्रॉफिट एंड लॉस में 70 एसेट। बेटा समझ आ रही है बात? मैं रिपीट कर देता हूं, कहता है टोटल रेट तुम्हें 380 के नजर आते हैं, इसमें से 100,000 के रेट वो जो एक्सपायर हो चुके हैं, 280 के रेट्स हुए हैं जो आगे 31 मार्च 2014 तक जा रहे हैं। तो उसका मतलब जैन फेब मार्च 3 महीने 280 के प्रीपेड है, तो ये 12 महीने के हैं बेटा। तो 280 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 गॉट 70। तो 70 मेरे पास मेरा क्लोजिंग प्रीपेड आ गया। बेटा समझ लगी है बात? नहीं आई? बेटा यहां देखें, इधर बेटा इधर ध्यान करें। आप लोगों ने पिछले साल पेमेंट की, रेट्स की, टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट ने एडवांस में आपसे ले लिए, उसमें से 100,000 के टैक्सेस वो थे जो आपके पास इस साल के जैन फेब और मार्च के लिए थे। जब आपने वो भी कंज्यूम कर लिए तो गवर्नमेंट ने फिर टैक्सेस आपसे 280 के ले लिए। अब जो 280 के टैक्सेस उसने फिर आपसे एडवांस में लिए पूरे साल के लिए, और ये साल जाके खत्म होता है 31 मार्च 2014 पे। इसका मतलब कि हम 31 दिसंबर 2013 तक कंक्लूड करना है। तो जो आपके पास 2014 के 3 महीने हैं वो प्रीपेड है, तो उसकी अमाउंट कैसे निकालनी है? 280 वो था जो 31 मार्च 2014 के लिए था, उस 280 में से 3/12 70 जो है वो आपके पास आपकी प्रीपेड। ठीक है बेटा? नहीं बेटा, क्योंकि 100,000 तो पहले एक्सपायर हो चुका है, सिर्फ 280 वो जो आगे कंटिन्यू करता है। ठीक है बेटा, आगे चलो। कहता है फ्यूल, कहता है लाइटिंग एंड हीटिंग 590, पेड कितना बेटा? 590। अच्छा भाई, इससे रिलेटेड क्या है? कहता है यार फ्यूल हैड बीन डिलीवर्ड ऑन 18th December 2013 at a cost of 15,000 and had been consumed before the year ended 2013। हमने इस फ्यूल को 15,000 के फ्यूल को 2013 में ही कंज्यूम कर लिया, खत्म कर दिया, कोई बैलेंस नहीं। नो इनवाइस हैड बीन रिसीव्ड, कोई बिल नहीं दिया इसने, फॉर ₹15,000 in 2013 and no entry has been made in the records of the business। कहते हैं यार कोई एंट्री भी नहीं की, इसका मतलब ये क्लोजिंग अक्रूड है जिसका बेनिफिट ले चुके हैं और हमने इसको पैसे नहीं दिए। तो बेटा क्लोजिंग अक्रूड 15, एक्सपेंस 605, 15 की लायबिलिटी। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, मल्टीपल चीजें देगा और इतना सोल्यूशन है आपके पास। क्या एक्सपेंस को अपडेट कैसे करूंगा, लायबिलिटी क्या, इसका बेटा समझ आ रही है बात? क्लियर है यहां तक? ठीक है बेटा? बेटा जो आखिरी लाइंस पे बैठे में है, समझ आ रहा है बेटा? सर यानी हमने ऊपर जो उसने बैलेंसेस दिए होंगे उसको लिख के और फिर मतलब जो उसने एडजस्टमेंट दी होगी उसके मुताबिक हम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ बेटा उसके मुताबिक सॉल्व कर रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही है। इंश्योरेंस 260 बेटा, और उसने खुद बता दिया बेटा, इधर देखो, खुद बता दिया कि 70 की इंश्योरेंस प्रीपेड है। 70 की इंश्योरेंस बेटा क्या है? प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड है बेटा। तो प्रीपेड क्लोजिंग 70 माइनस करो 190। बेटा क्लियर है? फाइनली सैलरीज एंड वेजेस 2970, ठीक है, सैलरीज एंड वेजेस 2970। कहता है भाई क्लोजिंग में ना कोई अप्रूवल है ना कोई प्रीपेमेंट है, कुछ नहीं है, इनमें से कोई आइटम नहीं है। तो फिर इसका मतलब यही 2970 ही मेरे पास मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाए। बेटा बात समझ में आई? बेटा तसल्ली है? बेटा इंश्योरेंस का उसने खुद बताया, उसने कहा देखो 260 पे किया हुआ है लेकिन उसमें से 70 प्रीपेड। कहता है 70,000 ऑफ द इंश्योरेंस पेड वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस कवर टू 2014 प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड माइनस कर दो बेटा। बेटा क्लियर है?
ठीक है बेटा, चलें ये आपके पास आप ये इससे रिलेटेड आपके पास आप ये कहेंगे क्वेश्चन जो यहाँ पे कंक्लूड होता है बेटा। ठीक है, अभी हमारे पास आधा घंटा और है, आज कुछ नहीं करेंगे, बस आज तसल्ली रखो। ठीक है, आज रेस्ट कर लो, कल इंशाल्लाह जो आपके पास क्लास होगी उसके बीच में हम इसको एक्सेल करेंगे। ठीक है बेटा, आज कोई क्लास नहीं है, आज रिवीजन क्लास नहीं है। अल्लाह हाफिज बेटा जी।